सौगात की एक बात यह कि पीएम मोदी के चीन दौरे की तो बहुत सारी खबरें लोगों ने जान ली, लेकिन आपने नोट किया कि पीएम मोदी चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल नहीं हुए। एससीओ सम्मेलन के बाद चीन में विक्ट्री डे परेड होनी थी। एससीओ सम्मेलन में शामिल ज्यादातर नेता विक्ट्री डे परेड के लिए रुके, पुतिन भी रुके, और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन तो अपनी ट्रेन में बैठकर विक्ट्री डे परेड के लिए आए, क्योंकि उत्तर कोरिया तो एससीओ में शामिल नहीं है। लेकिन पीएम मोदी नहीं रुके। तो पहले तो समझते हैं कि यह परेड है किस बात की। दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए 80 साल हो गए, यह उस जीत की परेड है। तो दूसरा विश्व युद्ध जो था वो जीता था रूस और अमेरिका और उनके यूरोप के साथियों ने, जर्मनी और जापान और उनके साथियों के खिलाफ। तो उस जीत का जश्न तो कई देशों में मनाया जाता रहा है। लेकिन उसी दूसरे विश्व युद्ध में एक युद्ध चला था जापान और चीन के बीच। तो जापान जब विश्व युद्ध में हार गया था, जब अगस्त 1945 में अमेरिका ने उसके ऊपर परमाणु बम फेंक दिया था, तो चीन के सामने भी जापान ने सरेंडर कर दिया था 2 सितंबर 1945 को। लेकिन अब तक यह विश्व युद्ध का ही हिस्सा माना जाता रहा है और चीन में कोई इसका अलग से जापानी सेना के सरेंडर का जश्न नहीं मनाया जाता था। 1945 से 70 साल तक ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन 1945 के 70 साल बाद 2015 में चीन ने इसको मनाया। चीन ने 2015 में विक्ट्री परेड की, विक्ट्री डे परेड, जापान पर अपनी जीत की याद में। तो इस परेड के जरिए चीन ने जापान को यह संदेश दिया कि देख लो अब हम कहां पहुंच चुके हैं। और भारत के जापान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। चीन और रूस का एक खेमा है, तो जापान अब अमेरिका वाले खेमे में। तो चीन में एससीओ की बैठक में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे। तो उसका मकसद भी यह संदेश देना था कि ट्रंप सरकार की नीतियों की वजह से अगर भारत का अमेरिका से मतभेद बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि भारत जापान के साथ नहीं। यह साफ संदेश दे दिया गया कि रूस और चीन के साथ बात कर रहे हैं अमेरिका की चुनौती से निपटने के लिए, लेकिन जापान से हमारे रिश्ते मजबूत हैं और भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा जो जापान के हित में ना हो। इसलिए एससीओ सम्मेलन में जरूर गए पीएम, लेकिन उस परेड के लिए नहीं रुके जो जापान पर हुई जीत के नाम पर आयोजित होती है। भले ही बाकी सारे देशों के नेता उस परेड के लिए रुके, लेकिन भारत नहीं रुका और पीएम एससीओ समिट के बाद लौट आए। कूटनीति में भारत किस तरह यह वाला संतुलन बना रहा है, यह दुनिया भर के विश्लेषक देख रहे हैं और समझ रहे हैं। असल में आज वाला जापान जो आप देख रहे हैं ना, जापान पहले वैसा नहीं था। 1930 के दशक में जापान ने चीन पर हमला बोल दिया था, बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था चीन पर जापान का कब्जा हो गया था। 1937 में तो खुलकर जंग शुरू हो गई थी। जापान चीन में सब कुछ तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा था। नानजिंग एक जगह है, वहां तो जापान ने वो कत्लेआम मचाया था जो इतिहास में दर्ज है। 1937 में महज 6 हफ्तों में जापान ने नानजिंग में 2 से 3 लाख आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जापान की सेना जैसी क्रूर सेना पूरी दुनिया में कोई नहीं थी, ऐसा माना जाता है। 1937 में यह जंग शुरू हुई तो चीन कई साल तक लड़ा। 1945 तक जब जापान ने सरेंडर किया, चीन के 3.5 करोड़ लोगों ने जापान से जंग में अपनी जान गंवाई। 3.5 करोड़ लोग। दूसरे विश्व युद्ध की कहानियां जो भी लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो उधर यूरोप में हिटलर का जर्मनी किस तरह से लोगों को मार रहा था, उसी के बारे में ज्यादा होता है। हिटलर वाले जर्मनी के साथ ही जापान ने चीन में जो किया, उस इतिहास के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तो 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया, तो यह चीन की बहुत बड़ी जीत थी और चीन इसको विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। लेकिन यह परेड जो इस साल आयोजित हो रही है, ऐसी परेड अभी 2015 में जाकर की थी चीन ने। 70 साल तक नहीं की थी, जापान पर जीत के 70 साल बाद की 2015 में, और अब ये 2025 में ये वाली हो रही है। तो वो जापान 1945 से पहले वाला जापान बिल्कुल अलग जापान था। विश्व युद्ध में अमेरिका ने उसके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया था।
उसका साथी जर्मनी भी हार गया था। हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, हिटलर के साथ था वो। हार के बाद जापान ने संविधान में लिखा, अपने संविधान में लिखा कि वो सेना नहीं बनाएगा। अमेरिका ने उसकी सुरक्षा अपने हाथ में ले ली थी। जापान हार गया था, कोई सेना नहीं। जापान ने चीन से बाकायदा कई बार माफी भी मांगी 1937 से 1945 तक चले युद्ध की क्रूरताओं के लिए। लेकिन चीन का मानना है जापान ने कभी दिल से माफी नहीं मांगी, और चीन ने भी यूं कहिए कि जापान को अभी तक माफ नहीं किया। चीन में इस बात को बार बार हाईलाइट किया जाता है कि एक तरफ तो जापान माफी मांगता है, दूसरी तरफ उसके नेता अपने उन लोगों को श्रद्धांजलि देने भी जाते रहते हैं जिन्होंने उस दौर में चीन पर जुल्म किए थे। तो ये तलखी चीन और जापान में तब से चली रही है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई थी। जापान गया अमेरिका के खेमे में, और कम्युनिस्ट चीन गया रूस वाले कम्युनिस्ट सोवियत संघ के खेमे में। और चीन के तो अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर के झगड़े रहते ही हैं। जापान के साथ भी शिनकाक टापुओं को लेकर झगड़ा है। 1972 तक दोनों देशों के बीच औपचारिक संबंध तक नहीं थे। यह हालत थी दुश्मनी की चीन और जापान की। लेकिन जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद उद्योग में आगे निकलता गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में, गाड़ियों में, अर्थव्यवस्था जापान की बहुत आगे हो गई। दूसरा विश्व युद्ध हारा हुआ देश एकदम शांति की मिसाल बन गया, और टेक्नोलॉजी में जापान ने अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया। 20वीं सदी में हम छोड़ दिया पीछे चीन, लेकिन पिछड़ा रहा। लेकिन 1980 और 1990 के दशक में चीन ने भी आगे बढ़ना शुरू किया, और 21वीं सदी आते आते तो चीन भी जापान को टक्कर देने लग गया। तो 2015 में चीन ने पहली बार जापान पर 1945 में मिली जीत की याद में भव्य परेड निकालकर दुनिया को यह दिखाना चाहा कि अब वो जापान से अर्थव्यवस्था में भी पीछे नहीं है। उसी विक्ट्री डे की परेड इस बार भी उसने रखी एससीओ समिट के बाद, और व्लादिमीर पुतिन समेत बाकी देशों के नेता जो आए थे एससीओ समिट के लिए, वो भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भारत ने अपने दोस्त जापान का भी सम्मान किया, और चीन को भी संदेश दे दिया कि अमेरिका से भले ही टैरिफ की बात पर अभी तनाव चल रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने जापान का साथ छोड़ दिया है। कूटनीति का संतुलन यही कहता है कि भारत अपना हित हर जगह देखे। संदेश ये कि चीन इसलिए गए थे क्योंकि वहां एससीओ सम्मेलन था और एससीओ का भारत सदस्य है। लेकिन जैसे ट्रंप को संदेश दिया कि रूस हमारा पुराना साथी है, अमेरिका के साथ रिश्ते उसकी कीमत पर नहीं हो सकते, उसी तरह यहां संदेश दिया कि जापान भी हमारा पुराना साथी है, ये रिश्ते भी उसको नाराज करने की कीमत पर नहीं हो सकते। भारत की विदेश नीति किसी और की पटकथा पर नहीं चलती। 100 बात की एक बात।